नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। कैबिनेट में आपातकाल के विरुद्ध प्रस्ताव हुआ पारित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर एक प्रस्ताव पारित किया। आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी कैबिनेट ने कुछ क्षणों का मौन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार आपातकाल में छीन लिए गए थे और जिन्हें अब अकल्पनीय भयावहता का सामना करना पड़ा। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन गिनत व्यक्तियों के बलिदान के स्मरण और सम्मान करने का संकल्प लिया है जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को कमजोर करने के प्रयास का मजबूती से विरोध किया। आपातकाल की शुरुआत 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान को कुचलने के लिए एक कठोर प्रयास के साथ हुई थी। देहरादून लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण को विधेयक लाएगी सरकार, दावे। लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी ने बुधवार को घोषणा किया और देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम आवास में हुई संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान धामी ने लोकतंत्र सम्मान नीति बढ़ाने व प्रक्रिया सरल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का भी अभिनंदन किया। साथ ही आपातकाल में मीसा और DIR के तहत हिरासत में रखे गए लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने आपातकाल के अंधकारमय कालखंड में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, उन्हें सम्मानित करना अत्यंत गौरव का अवसर है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व में लोकतंत्र सेनानियों को हर माह मिलने वाली सम्मान निधि बढ़ाई थी, इसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। सरकार लोकतंत्र सेनानियों की प्रत्येक समस्या के समाधान को प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली CBSE अब अगले वर्ष से 2 बार कराएगी 10वीं की परीक्षा। CBSE के 10वीं कक्षा के छात्र 2026 से एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें फरवरी में होने वाले पहले चरण की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। बुधवार को CBSE ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार अफसरों ने कहा कि मई में होने वाला दूसरा चरण उसके लिए वैकल्पिक होगा जो अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने कहा कि पहला चरण फरवरी और दूसरा मई में होगा। दोनों के परिणाम क्रमशः अप्रैल व जून में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा। शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा की प्रणाली में यह बदलाव किया गया है। यह बदलाव शिक्षा को कम तनावपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने के लिए दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देहरादून पर्यटन सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के होंगे चौतरफा प्रयास, गबरियाल। चारधाम यात्रा रूट के गांवों में होमस्टे की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन होमस्टे को कृषि विज्ञान के साथ इंटरलिंक किया जाएगा। यात्रा रूट पर स्थित गांवों के घरों का सर्वे कर असल संख्या निकाली जाएगी। हर गांव में हर घर का एक न्यूनतम कमरा होमस्टे के रूप में आरक्षित कराया जाएगा। पर्यटन सचिव धीरज गर्बियाल ने राज्य में पर्यटन के जरिए पलायन दूर करने के साथ ही रोजगार बढ़ाने और गांवों की आर्थिकी सुधारने को चौथा प्रयास किए जाने पर जोर दिया। सचिव पर्यटन ने बताया कि होम स्टे को कृषि उद्यान के साथ इंटरलिंक कर पहाड़ों में गांव की खूबसूरत बदली जा सकती है। इसकी शुरुआत चारधाम यात्रा रूट के गाँव से की जाएगी। होम स्टे के साथ ही ग्रामीणों को सरकार की पॉली हाउस योजना से भी जोड़ा जाएगा ताकि फल, सब्जी, फल के जरिए आर्थिकी बढ़ी सके। ग्रामीणों को होम स्टे संचालन, किसानों की खेती के लिए बेहतर ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट पंचायत चुनाव पर रोक जारी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के 63 पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं में बुधवार को भी सुनवाई हुई है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव नहीं कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नियमों के तहत चुनाव कराने के पक्ष में जरूर है। वही सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को सुनिश्चित घोषित करना एकमात्र विकल्प था। कोर्ट ने सुनवाई आज 26 जून को भी जारी रहेगी जब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह वैकल्पिक एक संवैधानिक बाध्यता है। मामले में सरकार की ओर से भी यह तर्क रखा गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं के कारण संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि राज्य में कितनी सीटों में आरक्षण रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है, क्या यह पंचायत राज एक्ट व संविधान के अनुच्छेद 243 का उल्लंघन नहीं है। देहरादून मरीजों से पैसा लेने पर अस्पतालों को दिया नोटिस।
आयुष्मान योजना में आम लोगों के निःशुल्क इलाज में रोड़े अटकाने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी कर दी है। प्राधिकरण ने मरीजों के इलाज अटकाने और पैसा वसूलने की शिकायत पर योजना से बाहर करने की भी चेतावनी दी है। विदित है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र ने बुधवार के अंक में आयुष्मान योजना के तहत कई अस्पतालों में मरीजों के इलाज में अड़चन पैदा करने की खबर प्रकाशित की थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अफसरों को योजना की मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी की ओर से सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए आने वाले प्रत्येक मरीज को बिना किसी देरी के निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए गए। जोशी ने आदेश में कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों को बिना किसी रुकावट के योजना के तहत निःशुल्क इलाज दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा न करने की शिकायत सही पाई गई तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे मुनकुटिया में मलबा आने से 4 घंटे रहा ठप। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को बारिश में मुनकुटिया में लगातार दिक्कतें हो रही है। रात भर हुई बारिश से पहाड़ी से मलबा पत्थर आने से मार्ग 4 घंटे बाधित था, जिससे शटल सेवा का संचालन नहीं हो सका। सुबह 9 बजे खुलने के बाद शटल सेवा फिर से शुरू हुई। हालांकि मुनकुटिया में वैकल्पिक मार्ग से यात्रा 6 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे केदारनाथ हाईवे मुनकुटिया के पास सभी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मार्ग बंद होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड भेजा जा रहा है। बुधवार को भी यात्रियों को सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक मुश्किलें उठानी पड़ी थी। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड भेजा, जबकि सुबह 9 बजे जेसीबी मार्ग पर गिरा मलबा हटाते हुए आवाजाही शुरू कराई गई। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही हुई शुरू। बद्रीनाथ हाईवे आज सुबह 4 घंटे तक रहेगा बंद। कोटद्वार रिखणीखाल के कांडा नाला में हाथी का उत्पात। कोटद्वार नगर निगम के वनों से लगे क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी हाथी का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी से मंगलवार को रिखणीखाल ब्लॉक के अंतर्गत राजा जी पार्क क्षेत्र से जुड़े ग्राम पंचायत कांडा नाला के ग्राम बूढ़ोला खोला में दर्शन सिंह रावत की धान की पौध तथा केले का बगीचा तहस नहस कर दिया। ग्रामीण दर्शन सिंह रावत ने बताया कि उनके बाद हाथी ने ढौर बैतवाड़ी गांव में मनोज रावत के बगीचे में जाकर तबाही मचाते हुए फलदार और घास वाले पत्तीदार पौधों को तोड़ दिया। फिर वहीं से आगे जाकर ग्राम खेड़ा में केसर सिंह नेगी के आम तथा घास के पेड़ तोड़ डाले, जिस पर ग्रामीणों ने निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य विनीता ध्यानी को हाथी का आतंक की सूचना दी। उन्होंने दूरभाष पर निदेशक कार्बेट नेशनल पार्क व DFO कालागढ़ रिजर्व लेंसीडाउन को जानकारी दी। इस पर विभाग की ओर से गश्ती दल को भेजा गया। गश्ती दल ने किसी तरह हाथी को जंगल में भगाए। मौके पर निवर्तमान क्षेत्र पंचायत विनीता ध्यानी ने क्षेत्र में सुरक्षा को दीवार बनाने की मांग उठाई है। श्रीनगर लचमौली में वाहनों की वापसी टक्कर पर होने पर 18 लोग हुए घायल। हरिद्वार लालढांग में ट्रकों की टक्कर से चालक की हुई मौत। हरिद्वार में खाद टीम ने छापेमारी में 2 सोडा प्लांट कराए बंद। रुड़की में डॉक्टर से मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। हरिद्वार कांग्रेस ने जिला अस्पताल में किया प्रदर्शन। हरिद्वार विकास कार्य में ढिलाई पर DM हुए सख्त। देहरादून पूर्व सैनिकों और सेवारत जवानों के परिजनों को मिलेगा अब सस्ता इलाज। हल्द्वानी में बुधवार सुबह भारी बारिश से नदी और नाले उफनाई। चोरगलिया मार्ग रहा बंद। गोला में सुरक्षा कार्य हुए ठप। मानसून की बारिश शुरू होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मंगलवार आधी रात के बाद से बुधवार सुबह तक हल्द्वानी में हुई जोरदार बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिससे नदी नालों के नजदीक रहने वाले लोगों पर खतरा बढ़ गया है। वहीं चोरगलिया में शेर नाला उफान पर आने से मार्ग करीब 2 घंटे बाधित रहा, जिसके अलावा गोला में पानी आने से सुरक्षा कार्यों पर भी ब्रेक लग गया है। हल्द्वानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार आधी रात के बाद तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुबह तक बारिश जारी रहने से नदी और नाले उफान पर आगे रखसिया कलसिया देवखड़ी नालों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया। लगातार तेज बारिश हो रही कि लोग अनहोनी की आशंका से डर के मारे घरों के अंदर डूब के रहने की मजबूर हो गए थे। सुबह 8 बजे के बाद बारिश कम होने पर लोगों को राहत मिली। इस दौरान कई साल से समस्या का समाधान न किए जाने से जिम्मेदार विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश बना रहा। नैनीताल भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर गिर रहे हैं पत्थर। पिथौरागढ़ नाचनी बांसपगड़ रोड का 30 मीटर हिस्सा बहा। पिथौरागढ़ सीमांत में बारिश के बाद भूस्खलन जारी है। बुधवार को जिले भर में 8 सड़कों में भूस्खलन से आवाजाही ठप होगी। नाचनी बांसपगड़ सड़क का तो 30 मीटर हिस्सा ही भूस्खलन से बह गया। इधर चीन सीमा को जोड़ने वाली मुंशियारी मिलम सड़क 6ठे दिन भी बंद रहा। सड़क न खुलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नाचनी बांसपगड़ सड़क 11 ग्राम सड़कों जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। क्षेत्र में हुई बारिश के बाद इस मार्ग में पोथी गतेरी के सभी सड़क का कुछ हिस्सा बह गया, जिससे इस मार्ग में आवाजाही पूर्णतया बंद हुई। सड़क
बंद होने से बांसमगढ़, कोटा, सलमारी, कोठी, बजेठा, पंद्रपाला सहित अन्य गांवों में रहने वाले 12,000 से अधिक आबादी को परेशानी झेलनी पड़ी। धारचूला कमलेश हत्याकांड का आरोपी काठमांडू से हुआ गिरफ्तार। धारचूला नगर में चर्चित कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को काठमांडू से नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे। बता 7 जून को धारचूला के पालिका मार्ग पर रात को 23 वर्षीय कमलेश दानू की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने आंदोलन छेड़ रखा है। आंदोलनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर तालाबंदी की थी। बुधवार को नव नियुक्त उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष प्रभात रावल ने नेतृत्व मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। एटीएम ने आंदोलनकारियों से 24 घंटे में संतोषजनक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बता दें कि हिंदुस्तान ने 19 जून के अंक में नेपाल में आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहे शीर्षक से खबर भी छापी थी। बुधवार को नेपाल पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों को काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय प्रशासन को आरोपी को सौंपने की कार्रवाई चल रही है। अल्मोड़ा क्वाला में ट्रक फंसने से थमा ट्रैफिक, लगा जाम। बागेश्वर में 4 सड़कें अब भी बंद। खटीमा में बारिश में दीवार ढहने से 8 साल की बच्ची की दबकर भी मौत। खटीमा में खेत से लगी दीवार ढहने से 8 साल के मासूम के नीचे दबकर मौत होगी। बच्चे अपने भाई को खेत में पौध लगाने के लाकर दे रही थी। हादसे के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बुधवार को सुबह बारिश हो रही थी। खेतल सड्डा मुस्तागर निवासी नारायण सिंह मजदूरी के लिए गए थे। उधर घर से लगे खेत में 14 साल का बेटा अभिराज धान की पौध लगा रहा था। उसकी 8 साल की बहन शिवांगी भाई की मदद कर पौध लगा रही थी। 10:30 बजे तेज बारिश में शिवांगी खेत में लगी दीवार के पास खड़ी हुई। इसी समय 9 इंच मोटी दीवार उसके ऊपर गिर गई। वह उसके नीचे दबी। खेत पौध लगाने वाले व्यस्त भाई ने जब देर तक बहन को नहीं देखा तो उसकी नजर दीवार पर गई, जिसके बाद भागकर अपने ताऊ चरण को लेकर आए। ग्रामीणों ने दीवार हटाना शुरू की तो बच्ची बेहोश हालत में मिली। आनंद फानन में शिवांगी और ताऊ चरण सिंह और पूर्व प्रधान विजेंद्र राज उसे उप जिला चिकित्सालय ले गए। यहाँ डॉक्टर अब्बास ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। काशीपुर में शिक्षक से 12 लाख रुपए की हुई ठगी।